हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं। 2019 बोर्ड एग्ज़ाम पेपर पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए थे, और जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो उस वीडियो को पहले ध्यान से देख लें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट सेकंड है उसको अपन अभी सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, पार्ट सेकंड के अंदर अपन बात करते हैं तो देखो, पार्ट सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 अपन सोल्व कर चुके थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें अपन से बात की जा रही है यहाँ पर कि K4 FeCN6 है और इसके वियोजन की बात की जा रही है। ठीक है, देखो वियोजन जो है वो अपने सिलेबस से हटाया जा चुका है, इसीलिए क्योंकि वियोजन और संगुणन को अपन, हाँ, यह परासरण दाब तो दिया हुआ है, परंतु ये वियोजन एवं संगुणन की बात अपन करते हैं कहाँ पर, 1/2 गुणांक के अंदर करते हैं, और वो टॉपिक अपना पूरी तरह से हटाया जा चुका है। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में अभी वर्तमान समय में नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ। तो देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत अपन यहाँ पर करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दिया हुआ है विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। अब 2 कारक में सबसे पहला कारक तो अपन जानते हैं तनुता। क्या होती है? तनुता होती है। ठीक है, अब तनुता किस प्रकार से चालकत्व को प्रभावित करती है? तो देखो क्या होता है, प्रारंभ में जब अपन तनुता बढ़ाते हैं, यानी कि किसी भी विद्युत अपघट्य के अंदर जब पानी मिलाया जाता है, उसको तनु किया जाता है, पतला किया जाता है, तो तनुता बढ़ाने पर प्रारंभ में चालकत्व का मान भी क्या होता है, प्रारंभ में चालकत्व का मान भी बढ़ता है। परंतु होता क्या है कि यहाँ पर जो है, जैसे जैसे अपन बात करें कि तनुता बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय के बाद जब चालकत्व का मान अधिकतम हो जाता है, जब चालकत्व का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, तो उस कंडीशन में तनुता बढ़ाने पर फिर चालकत्व के मान में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। यानी कि तनुता बढ़ाने पर पहले चालकत्व बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये तनुता इसको प्रभावित करती है। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक होता है, और वो होता है उस विद्युत अपघट्य की प्रकृति। चालकत्व को विद्युत अपघट्य की प्रकृति भी प्रभावित करती है। देखो, अपन जानते हैं कि चालकत्व जो होता है वो उन विद्युत अपघट्यों का अधिक होगा जिनका आयनन जो आसानी से आयनों में टूट जाएंगे, उन विद्युत अपघट्यों का चालकत्व का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि टूटने के आधार पर या वियोजन के आधार पर विद्युत अपघट्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्यों का वियोजन आसानी से हो जाता है, लगभग पूरे ही तरह से 100% लगभग उनका आयनन हो जाता है, इसीलिए प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकत्व का मान अधिक प्राप्त होता है। और दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन आसानी से नहीं होता है, वो कम मात्रा में वियोजित होते हैं, टूटते हैं, और इसीलिए चालकत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर कि विद्युत अपघट्य की जो प्रकृति होती है कि वो प्रबल वाला है या दुर्बल वाला है, ये दोनों चीज़ें भी प्रभावित करती है, किसको, चालकत्व को प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी ना, चालकत्व उतना ही ज़्यादा होता है। तनुता बढ़ाने पर भी आयनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए चालकत्व बढ़ता है प्रारंभ में, बाद में घटने लग जाता है। विद्युत अपघट्य में यदि प्रबल वाला है तो आयनों की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए चालकत्व ज़्यादा होगा, और दुर्बल वाला है तो आयनों की संख्या कम होगी, इसलिए चालकत्व भी कम होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पॉइंट, ए अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर किसके बारे में, बी के बारे में। बी क्या है, संसारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, समझाइए। अब देखो, संसारण का सिंपल सा मतलब अपन जानते हैं, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक विद्युत रासायनिक परिघटना है। इस चीज़ को समझाने के लिए अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, अपन को पता होना चाहिए, मान लेते हैं ये कोई एक रोड है लोहे की, और ये जो रोड है लोहे की, ये लोहे की रोड मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से जल व वायु के संपर्क में है।
जल व वायु के इस प्रकार से संपर्क में है। अब जल और वायु के संपर्क में है, इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके संपर्क में है। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये जो लोहे की रोड है, इस लोहे की रोड पर जहाँ पर से जिस जगह से ये जल व वायु के संपर्क में है, उस जगह पर होता क्या है, उस जगह पर है ना जो आयरन के परमाणु होते हैं, वो आयरन के परमाणु जो है ना, उस जगह पर आयरन के परमाणु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe+2 में ऑक्सीकृत होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe+2 में ऑक्सीकृत होने लगते हैं, यानी यहाँ पर क्या होने लग जाता है, ऑक्सीकरण होने लग जाता है। और ऑक्सीकरण होने के कारण ये जो स्थान यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये स्थान यहाँ पर काम करने लग जाता है, किसका, एनोड का कार्य करने लग जाता है। क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, उस इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोड को अपन बोलते हैं क्या, एनोड कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए इसको एनोड कहते हैं। अब देखो, ये वायुमंडल के संपर्क में था, नमी के संपर्क में था, इसलिए यहाँ पर आयरन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe+2 में परिवर्तित हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए इसको अपन ने एनोड कहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागे गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इस छड़ के ऊपर है, और ये छड़ के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हुए पहुँचते हैं किसी दूसरे स्थान पर। अब मान लेते हैं ये यहाँ पर पहुँच गए, इस स्थान पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर गति करते हुए ये इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं, वो जो स्थान होता है ना, वो स्थान क्या करता है, वो यहाँ पर काम करता है कैथोड का। कैसे काम करेगा कैथोड का, तो देखो होता क्या है कि ये जो स्थान है ना, अपन जानते हैं ये पूरी की पूरी रोड किसके संपर्क में पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है वायुमंडल और जल के संपर्क में। वायु के अंदर कौन सी गैस है, और वायु के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, वायु के अंदर CO2 भी होती है, सभी प्रकार की गैसें वायुमंडल के अंदर उपलब्ध होती है। अब मान लेते हैं वायुमंडल के अंदर गैस जो है वो CO2 गैस है, और वायुमंडल के अंदर जलवाष्प भी है। तो CO2 और जलवाष्प ये आपस में क्रिया करते हैं, CO2 और जल आपस में क्रिया करते हैं, और आपस में क्रिया करके ये दोनों बनाते हैं क्या, एक अम्ल बनाते हैं H2CO3। एक अम्ल बनाते हैं क्या, H2CO3 अम्ल ये बनाते हैं। और ये H2CO3 क्या करता है, ये H+ आयन मुक्त करेगा, क्योंकि ये तो अम्ल है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये दूसरा वाला जो सिरा है, इस दूसरे वाले सिरे पर ये जो H+ होते हैं, है ना, H+ होता है। इधर से बात करें अपन यहाँ पर H+ के अलावा यहाँ पर बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हुए आए थे, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ये जो H+ यहाँ पर हैं, इस अम्ल के द्वारा मुक्त किए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बदल जाते हैं किसमें, H2O में बदल जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, कैथोड कहते हैं। यानी यहाँ पर इसको क्या काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं यहाँ पर संपन्न हो रही है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है ना। यानी एक भाग एनोड का काम करता है, दूसरा भाग कैथोड का काम करता है, और इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होने के कारण इसको वैद्युत रासायनिक परिघटना कहा जाता है। बात आती है कि जंग का निर्माण कैसे होता है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ तक की बात समझ में आ जाएगी। एक भाग एनोड का काम करेगा, दूसरे सिरा किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अब यहाँ पर ये जो Fe+2 आयन बने हैं ना, एक बार मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ। हाँ, अपने पास क्या बना, एनोड पर Fe+2 आयन बने हैं। ये Fe+2 आयन आगे चलकर Fe+3 आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि फिर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Fe+3 आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये Fe+3 आयन जो बने हैं, ये जब जलयोजित होते हैं, जल में घुलते हैं, तो ये जलयोजित होकर बनाते हैं क्या, जलयोजित होकर बनाते हैं Fe2O3.XH2O बनाते हैं। और ये जो XH2O है, इसी को अपन बोलते हैं Fe2O3.XH2O। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन जंग कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जंग का निर्माण होता है, संसारण होता है। ठीक है ना। चलो
तो ये बात अपन को समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 298 केल्विन पर 0.10 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.0129 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो देखो अपन को मोलर चालकता निकालनी है। मोलर चालकता का फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 बटे एम, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कप्पा यानी कि विद्युत चालकता का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, विद्युत चालकता का मान दे रखा है 0.0129, ये चीज़ अपन को दे रखी है। इंटू क्या करना है, 1000 करना है, बटे क्या करना है एम का मान अपन को देखो दे रखा है यहाँ पर, ये रहा है ना 0.10। बस इसको आप लोगों को क्या करना है, अब सोल्व ही करना है। तो आंसर आ जाएगा 129 और सीमेंस प्रति मोल लीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 को अपन सोल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है कौन सा, और वो है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या दिया हुआ है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 20% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो अर्धायुकाल की गणना कीजिए। अब इसको तो अपन वैसे भी नॉर्मल चीज़ से भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, कि माना कि है ना, अपन इस प्रकार से ले सकते हैं इसको यहाँ पर कि माना प्रारंभिक सांद्रता जो है, प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर मानते हैं ए है, अपने पास क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है ए। और ये जो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर ए है, यदि आगे बात करें तो देखो अपन से बोला गया है 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20/100। अब 20/100 अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अपन को दिया हुआ है कि a/5 रहने में, ठीक है ना। 1 मिनट, इस प्रकार से आगे इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। क्या लिखा है कि प्रारंभिक सांद्रता पहले a थी, 20% का वियोजन हो गया, यानी कितनी बची, a/5। a/5 होने में कितना समय लगता है, 40 मिनट का समय लगता है। a/5 होने में कितना समय लगता है, 40 मिनट का समय लगता है, मिनट का समय लगता है। तो a रहने में कितना समय लगेगा, तो 40, और ये नीचे बटे में है, उधर जाएंगे तो कुछ में जाएंगे गुणा में, यानी 40 इंटू 5 करेंगे तो 4×5 20, यानी कि 200 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। और a/2 रहने में कितना समय लगेगा, तो भाई a रहने में इतना समय लग रहा है, तो a/2 रहने में कितना लगेगा, इसका आधा कर दो, तो 200/2 कर देंगे अपन, तो 100 मिनट अपन को लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, a/2 रहने में लगा समय, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल, यानी प्रारंभिक सांद्रता के a/2 रहने में लगा समय या आधा रहने में लगा समय ही क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। तो इसका अर्धायुकाल हो जाएगा 100 मिनट, या फिर बोलेंगे अपन 1 घंटे 40 मिनट। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपके धातु कर्म अध्याय 6 से संबंधित है, जो अपने इस सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, तो इसको अपन सोल्व नहीं करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है आपसे कि निम्न संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था भी बतानी है आपको, और उपसंयोजन संख्या भी बतानी है। अब देखो यहाँ पर क्या बतानी है, एक बार फिर से देखेंगे कि COEN का होल 3+3, इसकी बतानी है क्या आपको ऑक्सीकरण अवस्था। कैसे बताएंगे भाई, तो कोबाल्ट की बतानी है, क्योंकि केंद्रीय आयन की अपन बताते हैं, इसलिए इसकी X मानेंगे, प्लस 3 लिगेंड है EN, और एक लिगेंड EN की कितनी होती है, 0 होती है, बराबर क्या लिखेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको बराबर में लिख देते हैं, +3 आ जाएगा। अब 3 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो X बराबर क्या जाएगा, +3, और यही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था तो कितनी आ जाएगी इसकी, +3 आ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर EN जो है ना, EN जो होता है, देखो एक वर्ड दिया हुआ उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या का मतलब होता है केंद्रीय आयन से बने उपसंयोजक बंधों की संख्या।
केंद्रीय आयन से लिगेंडो द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है? उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। अब देखो यहाँ पर लिगेंड दिया हुआ है ईएन, और ईएन लिगेंड जो होता है ना ये द्विदंतुक लिगेंड है। कौन सा है? द्विदंतुक है। और अपन जानते हैं कि द्विदंतुक लिगेंड में दो उपसहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब सुनो, एक द्विदंतुक लिगेंड ईएन जो है एथिलीन डाइएमीन, ये दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो तीन कितने बनाएंगे? तो 3 × 2 कर देंगे, यानी कितने हो जाएंगे? 3 × 2 कर देंगे, यानी कि 6 आपकी उपसहसंयोजक संख्या यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर इसके बारे में, K4FeCN6 के बारे में। तो भाई इसके बारे में सोल्व कर लेते हैं। 4 पोटेशियम है, एक की +1 होती है ना, प्लस आयरन की निकालनी है तो x मानेंगे, +6 साइनाइड है और एक का -1 होता है। बराबर में कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे? बराबर में 0 लिख देंगे। ठीक है ना। जब बराबर में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो फिर बराबर में क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। तो प्लस के 4 हो गए, माइनस के 6 हो गए, क्या बचेंगे? माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस के 2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी? +2 आ जाएगी। और उपसहसंयोजक संख्या निकालना यहाँ पर बहुत सिंपल है, क्योंकि 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और ये एक दंतुल लिगेंड होता है CN, इसलिए यहाँ पर उपसहसंयोजक संख्या कितनी आ जाएगी? 6 ही आ जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है, और देखो इसमें क्या होता है। एल्कोहल की तुलना में फिनोल अधिक अम्लीय है, क्यों? समझाइए। तो देखो एल्कोहल को अपन लिखते हैं ROS से, और फिनोल को अपन लिखते हैं इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लिख देता हैं, ROH, और फिनोल को लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अपन यहाँ पर फिनोल को लिखते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना ये ROH, देखो अम्लीय प्रवृत्ति की बात हो रही है। अम्लीय का मतलब क्या हुआ कि H+ का त्याग करना है। अब देखो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर इस एल्कोहल में तो ये समूह जुड़ा हुआ है, और ये समूह जो होता है ना ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव यानी कि +I प्रभाव है ना, +I प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न ये करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा किसको? ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा, तो ये ऑक्सीजन इस OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक तो इस +I प्रभाव के कारण, इस +I प्रभाव के कारण होता क्या है? ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, इसलिए ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और इसीलिए OH बंध नहीं टूटने के कारण इसकी अम्लीय प्रवृत्ति में क्या जाएगी? कमी आ जाती है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है कि मान लेते हैं इसने H+ त्याग करके यहाँ पर RO, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके या प्रोटॉन त्याग करके H+ त्याग करके इसने ये वाला एल्कोक्साइड आयन भी बना लिया। तो ये एल्कोक्साइड आयन क्या होता है? ये अस्थायी होता है, और कोई भी यौगिक अपने आप को अस्थायी नहीं करना चाहेगा, इसीलिए ये एल्कोहल आसानी से H+ का त्याग नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो बात हुई एल्कोहल के बारे में। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? फिनोल के बारे में बात करेंगे। अब देखो भाई फिनोल के बारे में बात करते हैं। तो फिनोल जो होता है ना, इस फिनोल को अपन देखें तो फिनोल जो होता है, इस फिनोल में बेंजीन वलय यहाँ पर जुड़ी हुई है, और ये बेंजीन वलय जो होती है ना ये प्रदर्शित करती है कौन सा प्रभाव? ये -I प्रभाव प्रदर्शित करती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करेगी इस ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो आसानी से OH बंध का विदलन होगा, OH बंध टूटेगा और H+ निकल जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ से H+ निकल गया, तो H+ निकलने के बाद यहाँ पर कौन सा आयन बनेगा? तो देखो H+ निकलने के बाद यहाँ पर बनेगा ये वाला आयन बनेगा, और ये जो आयन है इसका नाम होता है फिनोक्साइड आयन। और आपको पता है कि फिनोक्साइड आयन जो होता है ये अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, और अनुनाद द्वारा स्थायित्व को यदि ये प्राप्त कर लेगा तो आसानी से फिनोल H+ का त्याग करके अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। ठीक है भाई। तो एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति फिनोल से जो है कम होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति इन एल्कोहलों की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम बताइए। तो बिल्कुल ये जो आपको क्रम दे रखा है ये बिल्कुल सही है। ये 3 डिग्री एल्कोहल है,
ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ पर क्रम इनका यही होगा, बढ़ता क्रम। 3 डिग्री वाला ज़्यादा क्रियाशील होता है, 1 डिग्री वाला कम क्रियाशील होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अथवा के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एल्कोहलों का क्वथनांक समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक क्यों होता है। तो ये तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। एल्कोहलों के अंदर क्या पाया जाता है, एक अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उस हाइड्रोजन बंध के पाए जाने के कारण इसके आणविक भार क्या हो जाते हैं, इसके अणुभार जो होते हैं वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक होते हैं। ठीक है, इसके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर किसके बारे में कि एल्कोहलों के निर्जलीकरण की अभिक्रिया के प्रति है ना उनकी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम बताइए। तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ दे रखी है, 3 डिग्री वाला है, फिर 2 डिग्री वाला है और फिर 1 डिग्री वाला है। तो यहाँ पर भी वही क्रम है, 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है और सबसे कम क्रियाशील 1 डिग्री वाला होता है। ठीक है भाई, चलो तो ये चीज़ अपने पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 21 अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया करा रहे हैं अपन किससे, NaNO2 और कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में क्रिया अपन करा रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम आपके इस Cl को लेकर यहाँ से NaCl के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, और ये N2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये चीज़ भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, ये Cl जो होगा ना ये इस Na के साथ मिलकर यहाँ से निकल जाएगा और N2 भी निकल जाएगा। अब बचा कौन, एक तो C6H5 बचा और एक NO2 बचा इधर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर C6H5NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका पहला यौगिक क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब इस नाइट्रोबेंजीन का क्या करा दिया अपन ने, SnHCl प्लस SN व HCl द्वारा क्या करा दिया अपन ने, अपचयन करा दिया। तो इसके अपचयन से यहाँ पर NO2 समूह जो होता है ना ये NH2 समूह में बदल जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो यहाँ पर B उत्पाद क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन आपको प्राप्त हो जाएगा और A उत्पाद प्राप्त हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो होता है आपका, इसमें क्योंकि ये आपका जो है जैव अणु टॉपिक से संबंधित है जो हटा दिया गया है तो इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये आपका संबंधित है किससे, त्रिविम रसायन के टॉपिक से, तो इस चीज़ को भी हटा दिया गया है तो ये चीज़ भी अपन नहीं पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार और देख लेते हैं अपन, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में वैसे तो इस पैराग्राफ को पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, पर फिर भी आप तसल्ली के लिए पढ़ सकते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ केवल कि लैंथेनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर घटती है, समझाइए क्यों। तो देखो लैंथेनाइड तत्वों के क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है बाएं से दाएं जाने पर घटती है, इसका मुख्य कारण होता है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव का मान बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। आयनिक त्रिज्या में कमी आने के कारण यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, उन हाइड्रोक्साइडों का स्थायित्व बढ़ता है और हाइड्रोक्साइडों का स्थायित्व बढ़ेगा तो वो आसानी से OH- का त्याग नहीं करेंगे, इसीलिए क्षारीय प्रवृत्ति में क्या आती है, कमी आती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि मिश्र धातु के निर्माण में 2 लैंथेनाइड तत्वों के नाम बताइए। तो देखो मिश्र धातु जो होती है ना ये किन किन धातुओं का मिश्रण होती है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो मिश्र धातु के अंदर जो है ना, ये मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सीरियम होता है। सीरियम यहाँ पर होता है, सीरियम होता है 40%। उसके बाद बात करते हैं अपन लैंथेनम और नियोडीमियम ND, ये होता है यहाँ पर टोटल मिला के 44% मात्रा में। आयरन होता है, इसमें आयरन होता है 5% मात्रा में। इसके अलावा और कौन से तत्व होते हैं, तो देखो सल्फर होता है, कार्बन होता है, इसके अलावा सिलिकॉन होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, इसके अलावा एल्यूमिनियम होता है। ये तत्व यहाँ पर उपस्थित होते हैं भाई।
ठीक है ना। तो इन सभी से मिलकर बनती है कौन, मिश्र धातु। अब इसमें अपन से 2 लेंथेनाइड पूछे थे, तो सीरियम बता दो और लेंथेनम बता दो, ये 2 लेंथेनाइड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले एक लेंथेनाइड तत्व का नाम बताइए। तो देखो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले लेंथेनाइड की अपन बात करते हैं, तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था 2 ही लेंथेनाइड दर्शाते हैं। एक तो सीरियम, एक तो कौन प्रदर्शित करेगा, सीरियम करता है, एक मिनट, एक तो प्रदर्शित करता है कौन, सीरियम, सीरियम +4 प्रदर्शित करता है, और एक अपना प्रदर्शित करता है यहाँ पर क्या, टर्बियम, कौन सा, टर्बियम +4 प्रदर्शित करता है। सीरियम +4 इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें 4f0 विन्यास पाया जाता है जो स्थायी होता है, और टर्बियम +4 इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें 4f7 विन्यास पाया जाता है और ये भी स्थायी होता है, ठीक है ना। तो ये 2 प्रदर्शित करते हैं, 2 में से कोई एक आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 25 तक सोल्व कर चुके हैं। अब 5 क्वेश्चन अपने पास और बचते हैं जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो जो है आशा करता हूँ आप लोग सभी को ये समझ में आई होगी, और यदि आपको ये चीज़ समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से वीडियो के लिए जो है लगातार यहाँ पर बने रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Please like and subscribe my YouTube channel Chemistry by Chandra Sir.